हाँ दोस्तों, सभी का एचडी कोचिंग में पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि मैं आपके लिए पर डे एक नई क्विज लेके आ रहा हूँ और ये आपकी जो तीसरी सीरीज़ चौथी वीडियोज़ जो की हो चुकी हैं इसकी, और ये पांचवी वीडियोज़ है इसकी। तो ये जो है चिकित्सा से है, रोग चिकित्सा, खेल चिकित्सा से है। तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपसे हर बार कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि कितने क्वेश्चन से बन रहे हैं, इससे 100-125 क्वेश्चन से ऊपर बन चुके हैं। तो आइए अब इसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए 117 नंबर के क्वेश्चन से चलते हैं। और दोस्तों, जितने भी हैं लोग, तो हमारा उनसे सबसे यही कहना है कि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड जितना आप पढ़ेंगे, कहते ना ओल्ड इज गोल्ड होता है, तो ओल्ड ही हमारा गोल्ड होता है। यानी कि जितना हमने पीछे आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर इन क्वेश्चंस को मैंने सही से कवर कर लिया तो आप मान के चलिए कि 80% आपका कोर्स यहाँ से कवर हो रहा है, 80%। और बल्कि हम 80 प्लस मानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 90 क्वेश्चंस, 90 प्लस तो आप मान के चलिए कि यहाँ से लगभग आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। 90 करीब बचा आपका 10% कोर्स, तो 10% कोर्स आपका जो न्यू जुड़ता है या कहीं से 10% क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके बनते हैं। और सिलेक्शन जो आपका होता है तो वो मैं आपको बता दूं कि कितने पे सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन आपको चाहिए होता है 85% से 85 से 90 के बीच। यदि आपके 85 से 90 के बीच आ रहे हैं, यानी कि हम बात कर सकते हैं 105 क्वेश्चन से लेकर 112 क्वेश्चन के बीच में आपका सिलेक्शन होना है। तो ये अलग अलग कास्ट वाइज के लिए होता है, ओबीसी अलग होता है, एससी अलग होता है और जनरल अलग होता है। तो इनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो मैंने आपको एक कॉमन रेंज बता दी है कि इस रेंज तक अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इस सिलेक्शन के लिए हम ओल्ड को लेकर चल रहे हैं, इसलिए आप हमारी सीरीज़ों को देखिए। और प्रत्येक सीरीज में सभी वही क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ में हम आज की नई सीरीज़ शुरू करते हैं। और नई सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है जो कहेंगे आपसे, सीरीज को लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 170 निम्नलिखित में से कौन सा पादप पदार्थ हमारी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हमारी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है। उत्तेजक, शराब, कार्बोहाइड्रेट, पैरासीटामोल। यानी कि पदार्थ हमारी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है, ना कि किसी और को। तो देखिए यहाँ पे जो शारीरिक क्षमताएं हैं, स्टिमुलस है, तो वो अगर हम किसी प्रकार की दवा ले रहे हैं तो उसके भी खाने से हमारा जो है बढ़ जाता है। जैसे पैरासीटामोल हमने खाई तो उससे भी हमारा दवाओं का समूह हो गया। या कोई मस्तिष्क के कार्य, हृदय स्पंदन, श्वसन द्वारा बढ़ जाता है, सारी क्षमता बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एफीटॉन है, एम्प्राडिन है, कोकीन है। कोकीन मतलब जैसे शराब का भी अगर हम सेवन कर लें तब भी हमारा बढ़ जाएगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट भी पदार्थ खा रहे हैं तब भी हमारा बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ में और दूसरी चीज़ है कि अगर कोई उत्तेजक पदार्थ भी हम खाते हैं तो उसके साथ में हमारा क्या होता है कि जो हमारी शारीरिक क्षमता है वो दक्षता जो है बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों में लोग डंपिंग करते हैं, मतलब नशीले पदार्थों को लेते हैं, तो उस समय भी जो है क्या होता है कि उसकी क्षमता बढ़ जाती है। या उत्तेजक कोई पदार्थ ले लेते हैं, खाने के लिए खा लेते हैं, तो उसमें भी क्या होती है, उसकी जो है शारीरिक दक्षता जो है वो क्षमता बढ़ जाती है। मतलब वो ज़्यादा लंबे समय तक बैटिंग कर सकता है, उसका थकान जल्दी नहीं होगी। जैसे इम्फ्रीडीन हो गया, कोकीन हो गया, ये सब नशीले जो है दवाइयाँ हैं जो है शारीरिक क्षमता को बढ़ाती हैं। जैसे शराब हो गया। और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि आपने पढ़ाई है कि वसा होती है इसमें, तो वसा क्या होती है, एनर्जी होगी। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पदार्थ खा रहा है तो उसमें क्या होगा ना, वसा होगी। और वसा क्या होगी, फैट्स होगा। अब फैट्स क्या होता है कि पाचन क्रिया के द्वारा वो एनर्जी को, लोडिंग एनर्जी को ग्लाइकोजन लोडिंग में बदल कर वो देता रहता है हमारे शरीर को। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो ये हमारे सभी जो है क्या है भाई, कहने का मतलब है कि सभी हमारे सही हैं। तो इसमें से हम कह सकते हैं, नया ऑप्शन बना सकते हैं कि देखिए ये मैं इसलिए क्वेश्चन ऐसे लाता हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं और लोगों के डाउट में रहते हैं कि
कि इसमें हम क्या लगाएं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आसानी से कोई सा भी ऑप्शन लगाएं, लेकिन ये हमें जो है इसके सभी नंबर मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतया 2 से 3 गुणा सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करना जो कि मांसपेशियां ग्लाइकोजन के एकत्रीकरण को बढ़ाता है, इससे क्या कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई कि 2 या 3 से गुणा सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली मतलब जो हम खाना खाते हैं करना जो मांसपेशियां ग्लाइकोजन को एकत्र को बढ़ाती हैं। तो किसको बढ़ाती हैं, ये अभी जो है आपने हमें पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ाया था, ग्लाइकोजन लोडिंग को पढ़ाया हमने। अभी आपको बोला ग्लाइकोजन लोडिंग का शब्द हमने बोला, जो कार्बोहाइड्रेट को क्या होता है, लोड करता है। कार्बोहाइड्रेट को अपने मांसपेशियों में मांसपेशियों में वो लोड हो जाता है, तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोजन लोडिंग। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन लोडिंग बोलते हैं। ना ग्लाइकोजन स्पेयरिंग बोलते हैं, ना ग्लाइकोजीसिस बोलते हैं, ना ग्लाइसिजन बोलते हैं, तो इसका नाम है ग्लाइकोजन लोडिंग। अगर कोई भी बात कहते हैं कि मांसपेशियों में कोई चीज़ एकत्र हो रही तो ग्लाइकोजन लोडिंग के द्वारा ही माध्यम से ही एकत्र होगी। ठीक है, इसको समझ गए होंगे, लगता है बेटर ढंग से। नेक्स्ट है कि डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है। देखिए, डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लेते हैं, मतलब किसके द्वारा पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति ने डोपिंग या नशीले पदार्थों का सेवन किया। डोपिंग का मतलब होता है नशीले पदार्थों का सेवन करना। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने नशीले पदार्थों का सेवन किया है, तो उसमें हम किस चीज़ का जो है ले लेते हैं, जैसे थूक है, यूरिन है, स्ट्रूल है, या फिर जो है रक्त है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा थोड़ा डाउट्स में है, और ये भी सवाल डाउट्स में है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे दोनों सही हैं। एक तो हमारा यूरिन, ये भी हमारा जो है डोपिंग के नमूने का, और दूसरा हमारा रक्त। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो ए और बी ऑप्शन हमारे बी और डी ऑप्शन हमारे दोनों सही हैं। बी इंटू डी दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे बी और डी लगाएंगे, दोनों के लिए हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने कहा ना मैं इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को लाता हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं और लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं और पता लगा है कि थूक है, स्टूल अगर लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आपको इन दोनों में से ही एक लगाना है। अगर आपने कोई सा भी एक लगाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा। मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, जननिक पर, जैविक पर, सांस्कृतिक पर, सामाजिक पर। अब देखिए क्या होता है कि जननिक और जैविक और सांस्कृतिक और सामाजिक, ये हमें 4 शब्द दिए गए हैं। तो देखिए, कोई भी स्वास्थ्य होगा, जो जीव होगा ना भाई, स्वास्थ्य किसका होगा, जीव का होगा। जीवों में तो स्वास्थ्य होता है, हम लोग क्या हैं, जीव हैं, तो हम लोग इंसान हैं, तो हमारे ही तो स्वास्थ्य पूछा जाएगा ना। तो हमारा संस्कृति क्या, वो तो हमारा एक गुण है, सामाजिक भी हमारा एक जो है गुण है, तो उसके लिए हम नहीं, और जननिक भी हमारा क्या है, गुण है। तो यहाँ से हमारा कौन सा होगा, जैविक। ये हमारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो है अपना जीवन यापन करते हैं और जीते हैं। तो रोगों को लड़ने के लिए और वातावरण को ढालने में हो गया, मतलब इत्यादि चीज़ों में हम अपने जैविक क्रियाओं को पूरा कर लेते हैं। जैसे अब ठंड का समय आया तो हमने जो है गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया, ठंड चलेगी तो हमने अब इस समय गर्मी चलेगी तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अपनी जैविक क्रियाओं को चलाते रहते। तो इसी पे कहते हैं कि मुख्यतः स्वास्थ्य किस प्रकार निर्भर करता है, तो जैविक क्रिया पर हमारा करता है। भाई गर्मियों में हम बहुत सारे कपड़े अगर पहन लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ठंडों में हम बिल्कुल सारे कपड़े निकाल कर घूमेंगे तब भी हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन जननिक और सांस्कृतिक सामाजिक चीज़ों में अगर हम कहीं भाग ले रहे तो थोड़ा बीमार हो जाएंगे, ना कुछ हो जाएगा हमारे शरीर में, हमारे जैविक क्रिया में। तो नेक्स्ट है स्वास्थ्यता का अर्थ है, यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन 120 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्यता का अर्थ है क्या है, कि आंतरिक शक्ति की क्षमता है, अमीर होना है, स्वस्थ रहना है, सुडौल शरीर है। तो देखिए भाई, स्वस्थता का अर्थ क्या है भाई, स्वस्थ हम कब रह सकते हैं, तो फिटनेस, स्वास्थ्यता का वो हम बोलते हैं फिटनेस हम रह सकते हैं। वह स्थिति कौन सी है, जो व्यक्ति, देखो कोई भी व्यक्ति हुआ, आप लोग समझ लीजिए इस बात के लिए कि जो व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य जो होते हैं, चाहे वो किसी भी के लिए लक्षित हो, किसी भी कार्य के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, जैसे इस समय हम तैयारी कर रहे हैं, तो इस तैयारी के लिए हम फिट हैं। व्यक्तिगत मामला है हमारा, हम फिट हैं बिल्कुल, हम बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, 4-6 घंटे हम आराम से तैयारी करते हैं,
ये हमारी क्या होगी, क्षमता हो गई। क्या होगी, क्षमता। अब इस तैयारी को हम किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या पैसों के बल पे कर रहे हैं? पैसे से क्या कर सकते हैं हम, ऐशो आराम कर सकते हैं ना। अमीर हो तो हमारे पास पैसा है तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमीर, मतलब सुविधाओं को एकत्र कर सकते हैं, बुक्स को खरीद सकते हैं। लेकिन हम कहें कि हम बहुत स्वस्थ हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ है कि स्वस्थ रहना। अब जैसे हम बीमार नहीं हैं मान लो, लेकिन हमारा मन नहीं चाह रहा है भाई पढ़ने का, हम बीमार नहीं, शरीर से सही है, कोई भी बीमारी नहीं है हमारे अंदर, लेकिन हमारा तब भी मन नहीं चाह रहा है कि मैं पढ़ूँ, मैं किताब खोल के देखूँ। तो ये भी हमारे लिए स्वतंत्रता जो है, स्वास्थ्यता का अर्थ नहीं हुआ। दूसरा, सुडैल शरीर। भाई हमारा शरीर बहुत बढ़िया हष्ट पुष्ट है और बॉडी एकदम एथलेटिक्स है, बिल्कुल एथलेटिक्स जैसे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि एथलेटिक्स होते हुए भी हमारा मन नहीं लग रहा है किताबें पढ़ने में। लेकिन यदि हम अपनी आंतरिक शक्ति से आंतरिक क्षमता तो जगाएं, तो चाहे हमारे पास पैसा हो ना हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य सही हो ना हो, सुडौल शरीर हो ना हो, लेकिन हम आंतरिक शक्ति से अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंतरिक क्षमता। देखिए, आप लोगों का मैसेज आया था, कमेंट्स भेजा था कई लोगों ने कि सर आप समझा दिया करो। तो मैं जितनी भी हो सकता है कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों के जो मैसेज आए हैं, कमेंट्स आए हैं, उस कमेंट्स के लिए मैंने थोड़ा इसमें जो है बदलाव किया है कि थोड़ी वीडियो भी कहने लगे आप लोग की वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका अगर आर्थिक शब्द बता दें तो ज़्यादा बढ़े, तो वो आर्थिक शब्दों का मैं बताने का थोड़ा प्रयास करते हुए, इसलिए थोड़ी सी सीरीज लंबी हो जाए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन की परिभाषा जो है, डेफिनेशन से, वो हमें आपकी बिल्कुल फिट हो जाए। नेक्स्ट है फिटनेस क्या है। फिटनेस क्या है भाई, फिटनेस कब हम फिटनेस में आएंगे, कब हम फिट कहेंगे कि भाई हम बिल्कुल फिट्स हैं। तो हमने अभी कहना कि यदि हम आंतरिक रूप से बिल्कुल सशक्त होंगे, अंतः शक्तियों से बिल्कुल सशक्त होंगे, जो है क्षमित होंगे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट होंगे, तभी तो हम फिट होंगे, तभी तो हम स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे दिया है कि किसी भी आंतरिक शक्तियों की क्षमता, धनी, स्वास्थ्य, क्षरवान बदन, मतलब छछरा बदन एकदम बढ़िया सा। तो ऐसा नहीं है, तो हम आंतरिक रूप से अगर फिट हैं तभी हम फिट माने जाएंगे। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम फिट हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे 120 की ओर बढ़ेंगे कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता है। मतलब इन्होंने कहा है कि कौन सी ऐसा घटक है जो शारीरिक क्षमता के लिए, मतलब शारीरिक क्षमता को नहीं मानते हैं, शारीरिक क्षमता के अंतर्गत नहीं आता। जैसे लचीलापन, शारीरिक रचना, गति, मांसपेशीय शक्ति, सगुणता। तो देखिए, यहाँ से आपको जो मिलने वाला है, जो शारीरिक क्षमता को जो है प्रदर्शित नहीं करता। तो लचीलापन देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, कोई भी चीज़ भी पहले आप समझ लीजिए कि गति, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक जो क्षमता होती है, वो तो एक तो ये है नहीं, क्योंकि इसमें तीन ही जो है शारीरिक संरचना हो रही हैं। तो यही जो है शारीरिक क्षमता को मानती है। जैसे लचीलापन है, ये शारीरिक क्षमता के अंतर्गत है। भाई हम कितना फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है हमारे अंदर, शरीर में हम कितनी फ्लेक्सिबल कर सकते हैं अपने आप को, कितना। देखिए जो लचीलापन है वो हमारा कहाँ से होता है, एक तो जोड़ों में होता है, टेंडेंस में होता है, और लिगामेंट्स में होता है। तो हम कितने फ्लेक्सिबल है कि अपने टेंडेंसों को, अपने लिगामेंटों को हम उसे मोड़ सकते हैं, उसे अपनी क्षमता अनुसार झुका सकते हैं। ये हमारे ऊपर आता है, चाहे वो एक्सरसाइज करके हो, चाहे वो हम कैसे भी करें। दूसरी चीज़ है कि जो शारीरिक संरचना है वो हमारी कैसे होनी चाहिए, बढ़िया। भाई शारीरिक संरचना के हिसाब से हम बिल्कुल फिट्स हैं, विकलांग नहीं है, किसी प्रकार की कोई हमारे लिए दिक्कत नहीं है, हम खूब भाग रहे हैं, तो वो भी हमारी क्षमता को ही दर्शाता है। तीसरा हमारा जो है वो मांसपेशी शक्ति, सगुणता, मतलब मांसपेशियों से हमें खूब शक्ति मिल रही है और वो हमारे लिए सगुण, हमारे लिए जो है फ़ायदा दे रहे हैं। तो यहाँ पे गति देखिए सबकी होती है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, वो क्षमता को प्रदर्शित नहीं करता। तो गति हमारा जो है क्षमता के लिए प्रदर्शित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस है, ये हमें बताना कि कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस है। यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्वेश्चन बकाया भी काफ़ी। तो प्रतिक्रिया क्षमता कहते हैं, चपलता क्षमता कहते हैं, गति क्षमता कहते हैं, शारीरिक
संरचना की क्षमता कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा इसमें अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक। अब स्वास्थ्य संबंधी हमें फिटनेस घटक के बारे में बताना। अभी हमें था कि कौन सा नहीं है, अब कौन सा। देखो, गति तो जो है हो ही नहीं सकता, चपलता हो नहीं सकता क्योंकि अभी हमने लचीलापन बढ़ा। चपलता मीन्स क्या होता है, गति को ही होता है। चपलता क्या होती है कि एट रैंडम कोई भी चीज़ हम अपने आप को, जैसे हम दौड़ रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं और खो खो में मुझे एट रैंडम मुड़ना है, तो ये चपलता हो गई। मतलब कोई भी कार्य जो है जल्दी में करें हैं, जिसकी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी हो रही है, तो वहाँ उसे हम क्या कहते हैं, चपलता कहते हैं। प्रतिक्रिया क्षमता, प्रतिक्रिया क्षमता क्या है कि किसी ने मेरे घूसा मारा, हमने उसको भी घूसा मार दिया तुरंत, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या होगी, प्रतिक्रिया क्षमता होगी, मतलब इसमें भी गति से आया। लेकिन शारीरिक संरचना के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो शारीरिक संरचना हमारी क्षमता जो फिटनेस की सही उपज है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। 125 में है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का नहीं है। फिर से आ गया, कौन सा नहीं है, तो वो गति नहीं है। फिर से हम इसमें गति ही लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं, मैं समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है कि मोटर फिटनेस के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा घटक प्रशिक्षण जैसे कारकों से कम जो है प्रभावित होता है। तो देखिए, मोटर घटक के बारे में पहले समझ लेंगे। जो मोटर घटक क्या होता है और किसके अंतर्गत आता है। तो मोटर घटक जितने भी होते हैं वो गतिशील गतियों के लिए आते हैं, जैसे साइकिल सीखना, साइकिल चलाना, दौड़ना, सीटअप, पुशअप, ये जितनी भी चीज़ें अगर हम करते हैं, मतलब दौड़ कूद, तो इस प्रकार की जितने में हम दमखम में अगर हम काम करते हैं घटक होते हैं, तो ये मोटर फिटनेस के अंतर्गत आते हैं। गति के जितने भी प्रशिक्षण हैं जैसे कारकों में, वो हमारे सब किस्में होते हैं, वो फिटनेस मोटर फिटनेस में आते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 27 नंबर का है, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के सर्वोच्च सूचक की पहचान कीजिए। सर्वोच्च सूचक की पहचान करनी है। ताकतवर मांसपेशी, मोटा होना, लंबे समय तक सोना, अधिक मात्रा में खाना खाना। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो भी हमारा जो विकल्प हो सकता है, इसमें सर्वोत्तम सूचक पहचान होता है स्वास्थ्य के लिए, तो ताकतवर भाई हमारी मांसपेशियाँ, जितनी ताकत हमारी मांसपेशियाँ होंगी उतनी ज़्यादा हम होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से क्या स्वास्थ्य से जुड़ी फिटनेस है। तो स्वास्थ्य से जुड़ी कौन सी फिटनेस है। प्रतिक्रिया योग्यता है, फुर्ती है, तेज तीव्रता है, पेशीय सहन शक्ति है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारी बात आ रही है, पेशीय सहन शक्ति है। क्या है, पेशीय सहन शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चंस के मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए 29 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है कि स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक है। तो कौन सा है भाई, स्वास्थ्य संबंधी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस है, बॉडी कंपोजिशंस है, मास पेशीय शक्ति है, या लचीलापन है। तो इसमें कौन सा हमारा जो है स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक है। तो यहाँ से देखिए, कार्डियो एंडोरेंस भी बोलते हैं। ये इसका कार्य कहाँ होता है, इसका कार्य हमारा होता है फेफड़ों में होता है। कहाँ होता है, फेफड़ों और हृदय का कार्य करता है ये। तो अगर हमारे फेफड़े और हृदय बढ़िया तो क्षमता भाई ज़्यादा होगी ना, दौड़ते समय हमारा जो है फेफड़े अच्छे से काम करें तो हम लंबी दूरी तय कर सकते हैं। दूसरी हमारी जो है, ये तो कोई कार्य कर रहा है तो हमारी हार्ट बीट अच्छी होनी चाहिए, तब हम लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। तो ये हार्ट और फेफड़ों से संबंधित जो है एंडोरेंस है, ये उसी को ही मापता है। अगर कहीं आ जाए तो एंडोरेंस कार्डियो वैस्कुलर एंडोरेंस आ जाए तो ये फेफड़े और हृदय को नापने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि खेल के मैदान में एथलेटिक्स के हृदय के धड़कन की दर जानने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो भाई हृदय की धड़कन को जानना है हमें, तो देखिए स्पायरोमीटर है, रेडियो टेलीमेट्री है। नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें जो है स्फेगनोमीटर है, और इनमें से ये सभी। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो जो है, यदि हम कहें तो इसमें कोई भी ऑप्शन, जैसे आपको है, जैसे नाड़ी स्पंदन है, स्टेडियोमीटर है, तो इसको जो है वैसे हम धड़कन को किससे मापते हैं, इसका सही जो आंसर है
वो इसमें नहीं दिया हुआ है। यह भी क्वेश्चन स्टार में है, तो इसे स्टार के रूप में लिख लेंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़ा बना दिया, मैं यहाँ पे इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर इधर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, अगर हम धड़कन की बात करें तो अगर स्टेथोस्कोप की बात अगर हो कहीं पे, अगर ऑप्शन हो तो हम स्टेथोस्कोप ही आंसर में देंगे, जिससे हम हृदय की धड़कन को माप सकते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि बाइसेप्स ब्रांची और लॉटिसिमस डर्सी मांसपेशी विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है। ये हमें जो है बाइसेप्स ब्रांची और लॉटिसिमस डॉर्सी, जो सबसे लंबी चौड़ी हड्डी होती है, उसको अगर हमें विकसित करना, जो हमारे जो है हिप्स में पीछे पाई जाती है, तो उसको अगर हमें विकसित करना है तो क्या होगा। तो भुजा की द्विशीय पेशी होती है, बाइसेप्स हमारी हाथ में पाई जाती है, और डॉर्सी जो है मांसपेशी हमारी विकसित होती है, जो किससे होती है, पुल अप अभ्यास से होती है। किससे होती है, पुल अप अभ्यास से होती है। तो ये दोनों पुल अप अगर हम करेंगे, दंड बैठक करेंगे, उठक बैठक करेंगे, तो हमारी ये दोनों का विकास होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है प्राणायाम में रेचक का अर्थ है। देखिए रेचक 3 क्रियाएं होती हैं जब हम श्वसन करते हैं। पूरक जब होती है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उस समय पूरक क्रिया कहलाती है। पूरक इसका होता है पूरक, क्या होता है, पूरक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। पूरक क्रिया जो होती है उस समय हम सांस लेते हैं। और एक होती है कुंभक, जो इसमें नहीं दी, अगर ऑप्शन में दी होती तो मैं उसी समय समझाता। तो मैंने लिख दिया है पूरक और कुंभक, ये 3 प्रक्रिया होती है। अब इन्हें आप समझ लीजिए, यहाँ से एक सवाल बनता ही है, और इसलिए मैं पूरा, यदि हमने सांस को अंदर लिया तो हमारी होगी पूरक क्रिया। अब सांस को अंदर लेंगे तो थोड़ी देर के लिए सांस अंदर रोकेंगे, तो ये जो सांस अंदर रोकते हैं और फिर इसको निकालने का जो कार्य होता है, बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं। देख अंदर जो सांस रुकी उस समय हमने क्या कर लिया, कुंभक कर लिया, और जैसे ही इसको हमने बाहर छोड़ा तो हमारे क्या हो गई, पूरक क्रिया हो गई, रेचक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से हम इसे, कौन सा ऑप्शन सही है, सांस को छोड़ना हमारी कौन सी क्रिया कहलाती है, सांस को छोड़ना हमारी क्रिया कहलाती है रेचक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि प्राणायाम का तात्पर्य है। तो प्राणायाम का तात्पर्य क्या होता है, ये हमें बताना है। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि प्राणायाम है क्या। तो इसमें प्राणायाम हमारे श्वसन क्रिया होती है, जिसमें श्वसन का बात होती है। इसमें एकाग्रता है, चिंतन है, ज्ञानेंद्रियों का अनुशासन है, ये इनमें से कोई नहीं होगा। केवल श्वसन के लिए ही हम प्राणायाम करते हैं, जिससे कि हमारी श्वसन क्रिया सही रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन। वीडियो को नेक्स्ट है, देखिए समझाने पर थोड़ा तो बहुत तो वीडियो लंबा जाएगा ही, लेकिन मैं पूरा क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है समझ में आए। नेक्स्ट है डायनामोमीटर्स यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापने का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था। भाई डायनामोमीटर्स जो होता है, यहाँ से एक चीज़, 2 क्वेश्चन मिले हैं। एक तो ये मिला कि डायनामोमीटर का कार्य क्या है। डायनामोमीटर जो यंत्र होता है वो क्या करता है, तो शक्ति नापता है, किसी भी व्यक्ति की शक्ति को नापता है। अब इसका प्रयोग सर्वप्रथम करा कहाँ गया था, तो डायनामोमीटर को बनाया किसने, जिसने बनाया होगा उसी ने प्रयोग किया होगा। तो डायनामोमीटर को अमेरिका ने बनाया, और अमेरिका ने सबसे पहले प्रयोग किया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है। देखिए अभी हमने जेस्ट पढ़ा, तो मैनोमीटर हो गया, गोनीमीटर हो गया, भार प्रशिक्षण हो गया, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि डायनोमीटर्स। अभी हमने इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम कहेंगे, तो फिर से अभी आ गया डायनोमीटर का प्रयोग इसके मापन के लिए किया जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बार बार परीक्षाओं में, हर एक परीक्षा में अलग अलग पूछे गए हैं। तो इन सीरीज़ को अगर आप करते हैं तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि आपका 90% 80% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये कम से कम 1000 जो है सीरीज़ है, 1000 से ऊपर ही सीरीज मैं आप चला रहा हूँ। और लगभग अगर हम मान के चलो तो हमारे कम से कम नहीं तो 10,000 की बात कर रहे हैं, सॉरी थोड़ा कम नहीं, 5000 जो है सीरीज़ है, ये 5000 क्वेश्चनों की सीरीज़ है। तो लगभग हमारे जो है 4000 को 4 नहीं तो जो है 400-500 क्वेश्चन को हो चुके होंगे, ज़्यादा हो चुके होंगे। 600-700 क्वेश्चनों की सीरीज़ हमारी हो चुकी है। हमने 40 वीडियो में कम से कम नहीं तो मान के चलिए आप
40 से 50 वीडियो में जो है 500 से के करीब जो है मैं जो है कवर कर चुका हूँ, क्वेश्चनों को ऊपर ही कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट है, और ये लगभग 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो आप लोगों से ये है कि अगर इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देखता है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, और आप इन वीडियो को केवल देखते रहिए। इनका आप कोई सा भी सेट लगाएंगे आपको ये क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे, पर्याप्त होंगे, और आपकी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ओल्ड इज गोल्ड का फार्मूला हम लेके यहाँ पे चल रहे हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, कि ओल्ड ही हमारा क्या है, गोल्ड है। और इस प्रकार से अगर हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सही से करते हैं तो हमारा जरूर ही निश्चय ही सफलता हमें मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम ज़्यादा बातें ना करते हुए, डायनामीटर का प्रयोग किसके लिए, अभी मैंने बताया किसके लिए करते हैं, शक्ति, किसी की शक्ति को प्राप्त करने के लिए करते हैं। शक्ति मापी जाती है, फिर से देखो क्वेश्चन पूछा है इससे कैसे नापते हैं, डायनामीटर से नापते हैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि खेल कूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है। भाई कोई सी भी ऐसा कौन सा है जिसके लिए बुनियादी घटक हो, चाहे वो कोई सी गतिविधि करें, मांसपेशी लोच हो गई, मांसपेशी फुर्ती हो गई, मांसपेशी क्षमता हो गई, मांसपेशी, देखिए कोई भी अगर हम खेल खेल रहे हैं, पहली बात तो कोई भी खेल अगर हम खेल रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशी की गति होती है, देखिए मांसपेशी लोच भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मांसपेशी फुर्ती भी ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मांसपेशी क्षमता भी ज़रूरी है कोई भी खेल खेलने के लिए, कूद खेलने के लिए। लेकिन मेन चीज़ है कि बुनियादी घटक जो हमें पहले से ही प्राप्त हों। तो ये तो लोच हो गया, फुर्ती हो गया और क्षमता हो गई, ये तो हमारे शरीर के विकास होने के बाद धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन बच्चा क्या दौड़ना कैसे शुरू कर देता है, वो पहले ही कर देता है। देखते हैं आप, बच्चा पहले ही जो है चलता है, दौड़ता है और अपनी टांगों का बहुत बढ़िया से प्रयोग भी करता है। तो 60 फुट हो गया, जैसे करने में भुजा है, मांसपेशी की गति का ही तो उदाहरण है। मांसपेशी में गति होती तभी तो वो कर पाता है। मांसपेशी गति एथलेटिक्स की गतिशीलता को बताता है, विशेष रूप से खिलाड़ियों की सहनशीलता को भी बता सकता है, वो उसकी कला कौशल को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ से हमारा कौन सा हो गया, मांसपेशी गति हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि जब हम हाथ और कलाई के साथ एक सर्कल बनाते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इस घटना को हम कहते क्या हैं, पहले बात तो हमें पता होना चाहिए इस घटना को क्या कहा जाता है। रोटेशंस कहते हैं, गोला बनाना कहते हैं, सर्कमटेंशन कहते हैं, या चल कदमी कहते हैं। तो देखिए रोटेशंस आपने देखा है, रोटेशंस क्या होता है, भाई किसी चीज़ को हम घुमाते हैं, अपने शरीर को, गर्दन को ऐसे घुमाते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं। तो अब मैं आपको दिखा तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं तब भी एक बार आप सोच के देखिए, जैसे गर्दन को चारों ओर घुमाना, क्या वो रोटेशन हुआ। गोला बनाना अपने आप को बिल्कुल राउंड कर लेना, राउंड बिल्कुल एकदम झुक जाना, तो वो गोला बनाना हो गया। तो क्या वो सर्कल एक कलाई के हाथ और कलाई के साथ एक सर्कल बनाते हैं, नहीं। तो ऐसा नहीं हाथ और कलाई के साथ में एक सर्कल बनाते हो, तो उसके लिए कहते हैं, तो ये होता है सर्कमडक्शन। अब मैं आपको क्रिया होता तो मैं आपको बताता कि सर्कमडक्शन होता क्या है। तो मानव शरीर में विभिन्न मैं बता सकता हूँ संधियों से मिलकर बना होता है। ये विभिन्न संधियाँ होती हैं और इन संधियों में कई तरह की गतियाँ होती हैं। हमारे शरीर में कई तरीके की गतियाँ होती हैं, और इसी क्रम में जब हम हाथ पैर की कलाई के साथ में सर्कल बनाते हैं, अपने घुमाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सर्कमडेंसम। क्या बोलते हैं, सर्कमडक्शन। तो सर्कमडक्शन बोलते हैं इसे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम कहेंगे कि किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो उसका उपचार अच्छा है। कौन सा उपचार अच्छा है उस समय, उसमें कौन सा उपचार करना चाहिए। उसके दर्द भी हो रहा हो संपूर्ण शरीर जोड़ों में, तो हम कौन से उपचार का, सोना बात करेंगे, स्टीम बात करेंगे, सन बात करेंगे, या कंट्रास्ट बात करेंगे। तो यहाँ पे जब किसी खिलाड़ी के जोड़ों में और संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा तो उसे स्टीम बात ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। तो 41 में क्या है, वन में कहा गया है कि मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा है भाई, हमारा शरीर बढ़िया रहे, सुडौल रहे, सुदृढ़ रहे और अच्छा रहे, हष्ट पुष्ट रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, डेली व्यायाम करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए।
नियमित रूप से हमें व्यायाम करने चाहिए, तभी हमारा शरीर सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 की बात हो रही है। यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय उस समय हाथ और पैर में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है? कौन सी होती है? कोणीय गति होती है, आवर्तक गति होती है, ठीक है, प्रक्षेपण गति होती है, दोलन गति होती है। तो यहाँ पे हम इसका सही आंसर लगाएंगे। जब भी हम चलते हैं तो ना कोणीय गति होती है, ना अपवर्तक और ना दोलन होती है, यहाँ पे होती है प्रक्षेपण गति। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, प्रक्षेपण गति होगी। इसके साथ साथ में कई जगह आपको कई किताबों में कोणीय गति भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो जिस हिसाब से आपको लगे, अगर जो है एक हिसाब से प्रक्षेपण भी गति आपको कई जगह मिलेगी किताब में, और कई जगह आपको कोणीय गति भी मिलेगी। तो कन्फ्यूज ना हो। फिलहाल हमारे हिसाब से तो प्रक्षेपण गति ही सही है। अब जैसा आयोग मानता है उसके लिए आयोग निर्णय लेगा, हम नहीं ले सकते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं वही हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। अब हमें सुमेलित करना है भाई, मिलाना है। तो किसको किससे मिलाना है ये हमें पता करना है भाई, कौन सा किसके साथ में होगा। देखो समावयन क्या होता है? गतिविधि को निर्वाह और प्रभावी तरीके से करने की क्षमता, यानी कि कौन सा हमारा सही हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट हमारा है कि शक्ति। तो शक्ति क्या होती है? शक्ति हमारी होती है तेज गति से बल उत्पन्न करने की क्षमता। तो तभी तो भाई तेज गति से बल उत्पन्न करने की क्षमता ही तो हमारी क्या कहलाएगी। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन। प्रतिक्रिया समय क्या होता है? प्रतिक्रिया समय क्या होता है? तो उत्प्रेरण देने और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के बीच व्यतीत होने वाला समय, तो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया समय कहलाता है। ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सी हो गया। अब है लास्ट डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में भाई एक ही बचा है, वो हमारा क्या बचा है? हमारा बचा है शरीर को तेज से हिलाने की क्षमता, प्रतिक्रिया समय कहलाता है, गति कहलाता है। सॉरी थोड़ा यहाँ पे मिलान हमारे हिसाब से थोड़ा गलत हुआ है। मैं फिर से मिला दे रहा हूँ एक बार। मतलब ए का थर्ड, ठीक है, ए का क्या हो गया? थर्ड, बी का मैं ऐसे बता रहा हूँ, बी का फोर्थ, और सी का फर्स्ट, और इसका डी का सेकंड। ये हमारा मिलान, ठीक है। तो आप लोग मिला लेंगे इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 की और सेकंड लास्ट है इस क्वेश्चन इस सीरीज का। तो यहाँ पे है कि रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र का नाम है। तो रुधिर दाब को जब हम नापते तो स्टेडियोग्राफी से नापते, स्फेगनोमीटर से नापते हैं, स्कापायरोग्राफ से नापते हैं, या एग्रोग्राफ से नापते हैं। तो किससे भाई नापते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ब्लड प्रेशर जो नापते हैं वो इसी से नापते हैं, स्फेगोमीटर से नापते हैं। तो देखिए 145 में ऐसे ही पढ़ेंगे। रक्त को मापने का यंत्र कौन सा? तो अभी हमने पढ़ा, और यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा है सी ऑप्शन सही है। तो इसके साथ में ये वीडियो समाप्त होता है। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। और हम जो है अगर नए विजिट करना है तो इसे बेल का आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।